जी बेटा, आज का जो हमारा लेक्चर है डेट इज़ डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज़ेस हैं आज हमने उनको पढ़ना है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ डिजीज़ेस विच अफेक्ट आवर नर्वस सिस्टम, लेकिन हमारी बुक में बेटा सिर्फ उसने 2 या 3 डिजीज़ेस को ही डिस्कस किया है, तो हम भी उन्हीं को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमारे पास है जी पार्किंसंस डिजीज। अगर बेटा पार्किंसन डिजीज की बात की जाए तो पार्किंसन डिजीज जो है ये एक कहते हैं नर्वस डिसऑर्डर है दैट इज करेक्टराइज्ड बाय इनवॉलंटरी ट्रेमर्स एंड डिमिनिश्ड मोटर पावर और रिजिडिटी। इसका मतलब क्या है, यानी कि ये ऐसा नर्वस डिसऑर्डर है, ये नर्वस सिस्टम की ऐसी बीमारी है कि जिसमें अफेक्टेड पर्सन जो है उस उसकी बॉडी में बेटा क्या होता है, इनवॉलेंट्री, यानी कि जो मर्जी के मुताबिक नहीं होते या जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्या, ट्रेमर्स। ठीक है, क्या जी, ट्रेमर्स। यहाँ पे बेटा ट्रेमर्स से मुराद क्या है, ट्रेमर से मुराद है जी रिदमिक शेकिंग मसल कंट्रैक्शंस, यानी कि उसकी बॉडी के बेटा कुछ जो मसल्स हैं वो रिदमिकली यानी कि रिपीटेडली बेटा मसल्स जो हैं वो मसल्स में कपकपी तारी हो जाएगी, थरथराहट होगी। और उसके बाद उसकी जो मोटर पावर है, यानी कि जो मोटर एक्टिविटी है उसके मसल्स की जो टोन है वो डिमिनिश हो जाएगी, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता लॉस होना शुरू होगी, खत्म होना शुरू होगी। और क्यों होगी बेटा, इसका रूट काज क्या होगा कि इट मे रिजल्ट फ्रॉम ट्रॉमा टू हेड, यानी कि अगर हेड रीजन में या ब्रेन रीजन में बेटा ट्रॉमा यानी कि मैकेनिकल इंजरी हो जाती है तो उसकी वजह से ये सारा काम होगा। दोबारा सुनिए बेटा, मैंने पार्किंसन डिजीज के बारे में क्या बताया कि ये एक ऐसा नर्वस डिसऑर्डर है कि जिसमें जो अफेक्टेड पर्सन है उसकी बॉडी में इनवॉलंटरी ट्रेमर्स चलेंगे। इनवॉलंटरी ट्रेमर्स का मतलब क्या है बेटा, कि उसके नर्वस सिस्टम से बेकाबू हो जाने वाली मसल कंट्रैक्शंस होंगी, यानी कि उसकी बॉडी के कुछ हिस्सों में कपकपाहट या थरथराहट पैदा होगी। और इसका रूट काज क्या है कि बेटा अगर उसका जो हेड है उसमें कोई मैकेनिकल इंजरी वगैरह हो जाए, और यहाँ पे बेटा जो ब्रेन एरिया अफेक्टेड होता है जिसकी वजह से पार्किंसन डिजीज होगी उस एरिया का नाम है जी सबस्टेंशिया निग्रा। ये एरिया बेटा पाया जाता है हमारे मिड ब्रेन के अंदर। तो जब इस एरिया के जो सबस्टेंशिया निग्रा है, इस एरिया के बेटा जो न्यूरॉन्स हैं अगर वो डैमेज हो जाएंगे तो उनके डैमेज होने की वजह से जो डिजीज होगी उसको हम बेटा कौन सी डिजीज कहेंगे जी, पार्किंसन डिजीज। तो ये आप अपनी बुक में बेटा साथ लिख लें, ठीक है जी बेटा। पार्किंसन डिजीज मिड ब्रेन के एरिया सबस्टेंशिया निग्रा के जो न्यूरॉन्स हैं उनके डैमेज होने की वजह से होगी, ठीक है। और उसके बारे में वो क्या कहता है जी कि इसकी वजह से बहुत सारी जो मेंटल फैसिलिटीज हैं, ठीक है, वो अनइफेक्टेड रहेंगी, यानी कि मेनली इसकी वजह से जो मोटर एक्टिविटी है या जो मसल्स की मूवमेंट है वो ज्यादा इफेक्ट होगी। एंड इट यूजुअली अपीयर लेट इन लाइफ, यानी कि ये जिंदगी के जो आखिरी साल होते हैं तकरीबन उनमें इसके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, यानी कि जब एज जो है वो 50 to 60 ईयर्स क्रॉस कर जाएगी। एंड इट इज स्लोली प्रोग्रेसिव, यानी कि ये आहिस्ता आहिस्ता बेटा अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। और इवन बेटा पार्किंसन डिजीज तब फुल अपीयर होगी कि जब निग्रा के सबस्टेंशिया निग्रा के ऑलमोस्ट
80% न्यूरॉन्स जो है ना, 80% न्यूरॉन्स जो है वो डैमेज हो जाएंगे। तो उसके बाद बेटा इसकी जो फुल सिम्टम्स है ना वो एक्सप्रेस होंगी, यानी कि इट इज स्लोली प्रोग्रेसिव, ये आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। एंड इन दिस डिजीज डेथ ऑफ न्यूरॉन्स विल बी अकर। ठीक है, कौन से न्यूरॉन्स की बेटा डेथ यहाँ पे होगी? सबस्टेंशिया निग्रा के एरिया के न्यूरॉन्स की। और ये न्यूरॉन्स बेटा क्या कर रहे थे? दीज न्यूरॉन्स वर प्रोड्यूसिंग अ न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज नोन एज डोपामीन। तो हम बेटा बात कर रहे थे कि पार्किंसन डिजीज जो है इट इज स्लोली प्रोग्रेसिव, यानी कि ये आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। जब ऑलमोस्ट सबस्टेंशिया निग्रा के 80% न्यूरॉन्स जो है उनकी डेथ हो जाएगी, तो उसकी वजह से ये फुल अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। यानी कि पहले इसके इतने सिम्टम्स एक्सप्रेस नहीं होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब 80% तक न्यूरॉन्स डैमेज हो जाएंगे, फिर ये फुल सिम्टोमेटिकली अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। और ये न्यूरॉन्स बेटा जो सबस्टेंशिया निग्रा एरिया में पाए जा रहे थे, इनका काम क्या था? क्यों इनकी वजह से पार्किंसन डिजीज हुई है? क्योंकि बेटा सबस्टेंशिया निग्रा एरिया के जो न्यूरॉन्स थे वो एक किस्म का मखसूस न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम डोपामीन है उसको प्रोड्यूस कर रहे थे। व्हाट इज डोपामीन? डोपामीन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर जस्ट लाइक एसिटाइलकोलिन। जिस तरह बेटा हमने एसिटाइलकोलिन की बात की थी ना कि वो एक न्यूरोट्रांसमीटर है, तो उसी तरह डोपामीन जो है इट इज आल्सो अ न्यूरोट्रांसमीटर। एंड व्हाट डज इट डू? इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द मोटर एक्टिविटीज ऑफ बॉडी। यानी कि बॉडी की जो मोटर एक्टिविटीज हैं, बॉडी की जो मसल मूवमेंट्स हैं एटसेट्रा, उनको ये कंट्रोल करने में अपना रोल प्ले करता है। तो जब इस न्यूरोट्रांसमीटर की बेटा प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगी, जब इसको प्रोड्यूस करने वाले न्यूरॉन्स ही डैमेज हो जाएंगे, फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि इसकी वजह से बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे थे, यानी कि ये हमारे मूड्स को कंट्रोल कर रहा था, ठीक है, उसके बाद ये हमारी कॉन्शियसनेस को, यानी कि जो हमारा होश का प्रोसेस है उसको कंट्रोल कर रहा था, फिर हमारी मोटर एक्टिविटीज को, लैंग्वेज एक्सप्रेशन वगैरह को कंट्रोल कर रहा था। तो जब ये होगा ही नहीं, तो फिर ये सारे के सारे प्रोसेस जो हैं बेटा वो अफेक्ट होंगे। तो यहाँ पे बेटा एक चार्ट मैंने लिया है, इसमें पार्किंसन डिजीज की मुख्तलिफ सिम्टम्स के बारे में बताया गया है जी, कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होगा जी? डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा जो पेशेंट है, एंजाइटी होगी। फिर उसके बाद उसका जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है, यानी कि उसका जो जहानत का प्रोसेस है उसमें डिक्लाइन, उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी, चीजें भूलना शुरू हो जाएगा बंदा। उसके बाद फेंट, ठीक है, बेहोशी भी तारी होगी कुछ टाइम्स पे। उसके बाद उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स वगैरह हैं, वो भी अफेक्ट होंगे। फिर बेटा मसल्स जो हैं वो वीक हो जाएंगे, मसल्स में पेन होगी। उसके बाद इंटेस्टाइनल कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो सकती है। फिर स्किन की बात की जाए तो स्किन में बेटा इंक्रीज्ड स्वेटिंग, यानी कि पसीना वगैरह उन लोगों को ज्यादा आएगा। फिर उसके बाद आईज जो हैं उनमें आईलिड्स की जो क्लोजर है वो बड़ी फोर्स्ड होगी, यानी कि बड़ी मुश्किल से वो बंद होंगी। माउथ की बात की जाए तो स्पीकिंग में, यानी कि बोलचाल में डिफिकल्टी आएगी। एक्सेसिव सेलिवेशन, सलाइवा जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होगा। डिफिकल्टी इन स्वालोइंग, खुराक निगलने में मुश्किल पेश आएगी। ठीक है, अ सॉफ्ट और लो वॉइस, और जब वो लोग बोलेंगे तो ड्यू टू डिफिकल्टी इन स्पीकिंग देयर वॉइस विल बी सॉफ्ट एंड लो, यानी कि बहुत ही धीमी आवाज होगी। उसके बाद ट्रेमर्स वगैरह। उसके बाद सिकनेस होगी बेटा। इम्पेयर्ड बैलेंस, यानी कि अपना तवाजन बरकरार नहीं रख पाएंगे चलते फिरते हुए। फिर उसके बाद स्मॉल हैंड राइटिंग, चीज़ों को लिखने में भी उनको प्रॉब्लम पेश आएगी। स्लीपलेसनेस, नींद का कम आना। ठीक है, उसके बाद एटसेट्रा। तो ये सारी बेटा क्या है? दीज आर द सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन डिजीज एंड दे विल बी एक्सप्रेस्ड वेरी स्लोली, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप ही अपने आप को एक्सप्रेस करेंगी। लेकिन आपने जो दो तीन बेटा याद रखनी है लाजमी, एक तो आपने याद रखनी है ट्रेमर्स, वन थिंग। दूसरा डिफिकल्टी इन स्पीकिंग,
कि बोलचाल में मुश्किल आएगी। तीसरा आप बेटा याद रखेंगे इम्पेयर्ड बैलेंस, यानी कि अपना जो चलने फिरने में वो अपना तवाज़न बरकरार नहीं रख सकेंगे। फिर चौथी चीज जो आपने याद रखनी है दैट इज मस्कुलर वीकनेस एंड एचेस, यानी कि मसल्स वीक हो जाएंगे और उनमें पेन होगी। और चौथा आपने जो याद रखना है डिप्रेशन एंड एंजाइटी, ठीक है, कि डिप्रेस्ड रहेंगे, परेशान हाल रहेंगे। एंड डिक्लाइन इन फंक्शन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, यानी कि उनका जो जहानत का प्रोसेस है, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। तो ये 4-5 चीजें आप याद रखेंगे, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, उसके बाद ट्रेमर्स, इम्पेयर्ड बैलेंस, मस्कुलर वीकनेस एंड एचेस, डिप्रेशन एंड एंजाइटी एंड डिक्लाइन इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। उसके बाद बेटा वो बात करता है जी इसकी ट्रीटमेंट की, कि इज देयर एनी ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर पार्किंसन डिजीज, कि क्या इसके लिए कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो कहते हैं जी कि प्रॉपर ट्रीटमेंट ऐसा तो नहीं है, लेकिन कुछ इफेक्टिव ड्रग्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, यानी कि कुछ अद्वियात हैं जिनकी वजह से इसको, यानी कि जो पेशेंट है उसको टेम्पररीली, ठीक है, ट्रीट किया जा सकता है। उनमें एक तो एल डोपा है, ये एक ड्रग है। दूसरा ग्लायल सेल डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, ये दो चीजें, एल डोपा एंड ग्लायल सेल डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, ये क्या करेंगे बेटा, दे कैन बूस्ट डोपामीन अपटेक, यानी कि ये एल डोपा जो है ना बेटा, हम सिंथेटिकली जब हम मेडिसिन की शक्ल में पर्सन को देंगे तो एल डोपा जो है ये बॉडी में जाके अपने आप को डोपामीन में कन्वर्ट करेगा और फिर उस डोपामीन के जरिए बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल किया जाएगा। और इस ग्लायल सेल डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर को कहते हैं जी हमने लैब के अंदर रैट्स वगैरह और मंकीज वगैरह से जनरेट किया है। एंड दे मे हेल्प ह्यूमंस इन फ्यूचर, यानी कि ये फ्यूचर में हमारी हेल्प कर सकते हैं। और आपकी बुक तो बेटा ऑलमोस्ट 2000 में पब्लिश हुई थी, तो अभी काफ़ी ज़्यादा इनसे जो हासिल किए गए न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स हैं उनसे मदद ली गई है पार्किंसन डिजीज को ट्रीट करने की। तो दिस वाज ऑल अबाउट पार्किंसन डिजीज। बेटा पार्किंसन डिजीज में हमने क्या पढ़ा कि ये एक नर्वस डिसऑर्डर है जिसमें क्या होगा, इनवॉलंटरी ट्रेमर्स होंगे, जो मोटर पावर या रिजिडिटी है वो डिमिनिश या डिक्रीज्ड हो जाएगी। उसके बाद इसका रूट काज क्या है, रूट काज है जी हेड को अगर फिजिकल ओ सॉरी मैकेनिकल इंजरी हो जाए जिसकी वजह से मिड ब्रेन का जो एक एरिया था, कौन सा एरिया बेटा, सबस्टेंशिया निग्रा, सबस्टेंशिया निग्रा जो है उसके न्यूरॉन्स की डेथ हो जाए। और सबस्टेंशिया निग्रा के न्यूरॉन्स की जब डेथ होगी तो वो न्यूरॉन्स बेटा क्या कर रहे थे, वो डोपामीन को प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन उनकी डेथ के बाद डोपामीन प्रोड्यूस नहीं होगा और डोपामीन की वजह से बॉडी के जितने भी फंक्शंस वगैरह कंट्रोल हो रहे थे, मसलन मूड, उसके बाद कॉन्शियसनेस, फिर मोटर एक्टिविटी एक्सेट्रा, ये सारे फिर बेटा डिस्टर्ब होंगे क्योंकि इन सब को कंट्रोल कर रहा था डोपामीन। तो अभी अगर डोपामीन ही प्रोड्यूस नहीं होगा तो ये सारे फंक्शंस जो हैं दे विल बी अफेक्टेड। उसके बाद बेटा हमने बात की इसकी ट्रीटमेंट की, कि अगर इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात की जाए तो एज सच परमानेंट ट्रीटमेंट तो कोई नहीं है, लेकिन टेम्पररली हम एल डोपा या ग्लायल सेल ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर के जरिए जो ट्रेमर्स वगैरह हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसकी सिम्टम्स के बारे में बेटा मैंने क्या बताया कि डिक्लाइन इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, ट्रेमर्स, इम्पेयर्ड बैलेंस, ठीक है, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग एक्सेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट डिजीज है बेटा हमारे पास एपिलिप्सी, जिसको उर्दू में बेटा मिर्गी भी कहा जाता है। तो कहते हैं बेटा इट इज अ कन्वल्सिव डिसऑर्डर। कन्वल्सिव डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि कन्वल्सिव लफ्ज बेटा कन्वर्जेंस से निकला है, और कन्वर्जेंस का जो एक सिम्टम है या इसका जो मुतरादफ मीनिंग है दैट इज जर्क्स, यानी कि ये एक ऐसा डिसऑर्डर है दैट इज डिस्प्लेड बाय जर्क्स इन बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर बेटा मसल्स की कंट्रैक्शंस की वजह से झटके लगेंगे, ठीक है, बॉडी के डिफरेंट रीजन्स के अंदर। और कहते हैं कि इसकी जो सिम्टम्स हैं दे आर अब्रप्ट एंड ट्रांजिएंट, यानी कि कोई फिक्स्ड सिम्टम्स नहीं है, पर्सन टू पर्सन या टाइप टू टाइप ये वेरी करती हैं।
एंड दे कैन बी मोटर, सेंसरी, साइकिक या ऑटोनोमिक इन नेचर, यानी कि इन सिम्टम्स की जो नेचर है वो मोटर भी हो सकती है, यानी कि मोटर एरियाज को भी अफेक्ट ये कर सकती हैं, सेंसरी एरियाज के अफेक्टेड होने की वजह से भी हो सकती हैं, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स की वजह से भी हो सकती हैं, या ऑटो इम्यूनिक डिजीजेज वगैरह के जरिए से भी ये हो सकती हैं, जिनकी वजह से क्या होगा कि कॉन्शियसनेस यानी कि जो इंसान के होशो हवास के प्रोसेस हैं उनमें चेंजेस आएंगी, तब्दीलियां आएंगी। अच्छा, और इसमें बेटा बेसिकली यानी कि व्हाट विल बी दी बेसिक सिम्टम या बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एपिलिप्सी, कि एपिलिप्सी में असल में होता क्या, अगर हम उस चीज की बात करें तो इसमें होगा क्या कि जो ग्रे मैटर है ना ब्रेन का बेटा, ब्रेन का ग्रे मैटर। अच्छा, यहाँ पे बेटा एक और बात आप याद रखिएगा, जब हमने स्पाइनल कार्ड पढ़ा था, जब हमने स्पाइनल कार्ड को पढ़ा था तो स्पाइनल कार्ड में बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि उसका जो इनर मैटर होता है, यानी कि जो इनर रीजन होता है जो कि बटरफ्लाई शेप्ड था, वो था ग्रे मैटर, और उस ग्रे मैटर के बाहर जो आउटर रीजन था, जो बाहर वाला रीजन था, उसको हमने बेटा नाम दिया था वाइट मैटर का। ब्रेन में बेटा ये उलट होते हैं, ब्रेन में ये अरेंजमेंट उलट होती है, यानी कि ब्रेन में जो ग्रे मैटर है वो आउटर होता है और जो वाइट मैटर है वो इनर होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखिएगा कि स्पाइनल कार्ड में बेटा क्या था कि जो इनर रीजन था, जो अंदर वाला रीजन था, वो ग्रे मैटर वाला था और बाहर वाला वाइट मैटर वाला था। जबकि ब्रेन के केस में क्या है कि जो इनर अंदर वाला जो है वो किसका है जी, व्हाइट मैटर का, और जो बाहर वाला है वो किसका है जी, ग्रे मैटर का। तो एपिलिप्सी में बेटा क्या होता है कि जो हमारा ग्रे मैटर है ना, खुसूसन सेरिब्रम का जो ग्रे मैटर है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, उसमें एक्सेसिव रैपिड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होते हैं, यानी कि न्यूरॉन्स जो है बेटा हाइपर एक्टिविटी हो जाते हैं। यानी कि आपको बेटा अगर पूछ लेना कि कोई के एपिलिप्सी किसकी वजह से होती है, तो आप उसे कहेंगे कि ड्यू टू द हाइपर एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स, यानी कि न्यूरॉन्स जो है वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, नर्व इंपल्स को हाइपर यानी कि इंक्रीज्ड लेवल्स पे जनरेट करते हैं। और यहाँ पे बेटा दूसरी चीज क्या होगी कि जो इनहिबिटरी इफेक्ट्स है ना, देखिए बेटा आमतौर पर क्या होता है कि एक्साइटेशन और इनहिबिशन दोनों में बैलेंस रखा जाता है, कि जब जरूरत होगी तब न्यूरॉन्स एक्साइट होंगे, यानी कि तब वो नर्व इंपल्स को कंडक्ट करेंगे या नर्व इंपल्स को जनरेट करेंगे, और जब जरूरत नहीं होगी तब वो नर्व इंपल्स की कंडक्शन या जो जनरेशन है उसको इनहिबिट कर देंगे। लेकिन एपिलिप्सी में क्या होगा कि न्यूरॉन्स जो है वो हाइपर एक्टिव रहेंगे, न्यूरॉन्स जो है वो हाइपर एक्टिव रहेंगे, यानी कि नर्व इंपल्स को इंक्रीज्ड लेवल्स पे जनरेट करेंगे, और जो इनहिबिटरी इफेक्ट्स हैं यानी कि नर्व इंपल्स की जनरेशन को जो बंद करने वाले इफेक्ट्स हैं बेटा वो डिक्लाइन हो जाते हैं, उनमें कमी आ जाती है। तो फिर कमी आने की वजह से बार बार स्टिमुलस जनरेट होता रहेगा, और उसकी वजह से बेटा जो आगे कंप्लेक्सिटीज क्रिएट होंगी, दे विल लीड टू एपिलिप्सी। और आगे बेटा वो बात करते हैं कि इट्स ऑनसेट टेक्स प्लेस बिफोर 30 इयर्स ऑफ एज, यानी कि 30 साल की उम्र से पहले पहले ये अपीयर हो जाती है, और बाद में बेटा ये ऑर्गेनिक डिजीज की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ऑर्गेनिक डिजीज का मतलब क्या है, ऑर्गेनिक डिजीज का मतलब बेटा वो डिजीज जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटी है उसमें डिक्लाइनिंग का सबब बने। व्हाट इज ऑर्गेनिक डिजीज बेटा, ये हम वर्ड स्पेसिफिकली नर्वस सिस्टम की डिजीजेस के लिए यूज करते हैं, और इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कोई भी ऐसी डिजीज कि जिसमें जो नर्वस सिस्टम है, खुसूसन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसकी जो एक्टिविटी है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाए, यानी कि उसकी जो फंक्शनिंग है उसमें कमी आना शुरू हो जाए, यानी कि
जो होशो हवास के प्रोसेस हैं वो अफेक्ट हों, डिप्रेशन हो जाए, एंजाइटी वगैरह, ठीक है, एटसेट्रा, तो उस डिजीज को बेटा हम क्या कहेंगे जी, ऑर्गेनिक डिजीज। और कहते हैं जी आगे अगर इसकी रीजंस की बेटा बात करें, यानी कि इसके जो रूट काजेस की बात की जाए, तो देयर कैन बी वेरियस रीजंस विच कैन ट्रिगर एपिलिप्सी, जिसमें इमोशनल डिस्टरबेंस है। और इसके अलावा बेटा अगर हम दूसरी चीज़ों की बात करें तो ट्रॉमा है, यानी कि मैकेनिकल इंजरी टू हेड। उसके अलावा ब्लीडिंग ऑफ, ये साथ साथ बेटा लिख लें, ब्लीडिंग ऑफ सेरिब्रल कैपिलरीज, कि अगर बेटा वो ब्लड कैपिलरीज जो सेरिब्रम की तरफ जा रही हैं, अगर उनमें ब्लीडिंग हो जाए। फिर कुछ ड्रग्स की वजह से बेटा एपिलिप्सी हो सकती है, जैसे जिनमें मेनली अल्कोहल है, फिर फेनसाइक्लिडीन है, फिर कोकेन है, फिर सम इन्फेक्शन जैसा कि मेनिंजाइटिस है। मेनिंजाइटिस बेटा कहते हैं जो मेनिंजेस हमने पढ़ी थी ना, उनकी इन्फ्लेमेशन को मेनिंजाइटिस कहा जाता है। इसके अलावा बेटा हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो उसकी वजह से हो सकती है। फिर हाइपर नेट्रीमिया, ये क्या है, डिक्रीज, सॉरी, हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया बेटा क्या है, डिक्रीज्ड लेवल ऑफ सोडियम आयंस इन बॉडी। क्या है जी, डिक्रीज्ड लेवल्स ऑफ सोडियम आयंस, ठीक है, इसको हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। तो दीज कैन बी डिफरेंट रीजंस विच कैन लीड टू एपिलिप्सी। कौन कौन सी बेटा, इमोशनल डिस्टरबेंस होगी, या दूसरे कुछ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, उनकी वजह से एपिलिप्सी हो सकती है। फिर ट्रॉमा, यानी कि अगर ब्रेन को कोई मैकेनिकल इंजरी हो जाए उसकी वजह से। फिर ब्लीडिंग ऑफ सेरिब्रल कैपिलरीज, यानी कि सेरिब्रम की तरफ बेटा जो ब्लड कैपिलरीज आ रही हैं, अगर उनके बस्ट होने की वजह से, उनके फटने की वजह से ब्लीडिंग हो जाए उसकी वजह से एपिलिप्सी हो सकती है। फिर डिफरेंट ड्रग्स जैसे कि अल्कोहल हो गई, फेनसाइक्लिडीन हो गई, कोकेन वगैरह हो गई, इनके एक्सेसिव यूज की वजह से एपिलिप्सी हो सकती है। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ पाया, एरेक्नाइड एंड ड्यूरा मैटर, के जो मेनिंजेस थी तीन, उनमें बेटा अगर इन्फ्लेमेशन की सोजश हो जाए उसकी वजह से एपिलिप्सी हो सकती है। समटाइम्स हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपोनेट्रीमिया, यानी कि डिक्रीज्ड लेवल ऑफ ग्लूकोज एंड डिक्रीज्ड लेवल ऑफ सोडियम आयंस कैन आल्सो लीड टू एपिलेप्सी। नेक्स्ट बेटा वो कहते हैं जी कि हाउ कैन एपिलिप्सी बी डायग्नोस्ड, यानी कि जो एपिलिप्सी का डायग्नोसिस है वो कैसे किया जाता है, यानी कि कैसे पता लगेगा कि इस बंदे को एपिलिप्सी ही है, इसको कोई दूसरी डिजीज नहीं है। तो कहता है उसके लिए बेटा एक, जिस तरह हम हार्ट की ईसीजी करते हैं ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो उसी तरह बेटा ब्रेन की जाती है इलेक्ट्रोएंसेफेलिग्राफी, ठीक है। और इसके नतीजे में बेटा एक ग्राफ हमारे पास आता है जिसे ईईजी कहा जाता है, या इलेक्ट्रो एनसेफलो इलेक्ट्रोएंसेफलोग्राफ। ये क्या करता है बेटा, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ एपिलिप्सी। इसमें क्या होता है कि ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है ना बेटा, उनकी एक्टिविटी की वजह से, उनकी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी की वजह से जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, उन वेव्स को बेटा इस ग्राफ के ऊपर, यानी कि इस पेपर के ऊपर रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। और फिर उस रिकॉर्डेड ग्राफ को देख के बेटा जो फिजिशियन है, ठीक है, या जो न्यूरोलॉजिस्ट है, वो बताएगा जी कि ये नॉर्मल वेव्स इस तरह की होती हैं और एपिलिप्सी की वेव्स इस तरह की होती हैं। तो लिहाजा जो पेशेंट है वो एपिलिप्सी की वजह से इफेक्टेड है या नहीं है, तो ये इलेक्ट्रोएंसेफलोग्राफ को देख के ही बताया जाएगा। और इसकी ट्रीटमेंट की बेटा अगर बात की जाए तो कहता है परमानेंट ट्रीटमेंट एपिलिप्सी की कोई नहीं है, परमानेंट ट्रीटमेंट बेटा इसकी कोई नहीं है, ठीक है, ये थ्रू आउट लाइफ चलती रहेगी। लेकिन कुछ एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स जो हैं दे कैन बी यूज्ड टू क्योर इट, ठीक है।
एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स बेटा कौन सी, यानी कि जो एपिलिप्सी में बेटा जो मेन चीज अपीयर होती है डेट आर सीरियस, यानी कि कन्वल्जन्स जो है, जो झटके लगते हैं, तो इसकी परमानेंट ट्रीटमेंट तो कोई नहीं है, लेकिन इसकी वजह से जो कन्वल्जन्स या सीजर्स होती हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। और उसमें डिफरेंट किस्म की ड्रग्स हैं, जैसा कि एसीटाजोलामाइड, क्लोनाजिपम, डायाजिपम एक्सेट्रा। एक दो के नाम आपने याद रखने हैं, वेल एंड गुड, नहीं तो कोई मसला नहीं, ठीक है। तो कहता है कि अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो एपिलिप्सी की कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल द सीजर्स और जर्क्स प्रोड्यूस्ड बाय एपिलिप्सी, एंड दीज एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जैसा कि एसीटाजोलामाइड मैंने लिखी है यहाँ पे, क्लोनाजिपम लिखी है, डायाजिपम एक्सेट्रा। और कहता है कि जो अल्कोहलिक पर्सन होते हैं, ठीक है, उनमें एपिलिप्सी जो है, ठीक है, वो मोर सीवियर हो सकती है, बिकॉज अल्कोहल कैन एग्रावेट इट, यानी कि वो इसको बदतरीन बना सकती है। सो इट शुड बी अवॉइडेड, यानी कि अगर कोई बंदा अल्कोहलिक है और वो एपिलिप्सी का शिकार हो जाता है तो उसको अल्कोहल को तर्क कर देना चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट एपिलिप्सी। चलें इसको बेटा दोबारा से समराइज करते हैं। हमने एपिलिप्सी के बारे में बेटा क्या पढ़ा कि एक कन्वल्सिव डिसऑर्डर है, यानी कि एक ऐसा डिसऑर्डर है कि जिसमें बॉडी के अंदर कन्वल्जन्स, सीजर्स या जर्क्स, यानी कि झटके लगेंगे, एंड देयर कैन बी अब्रप्ट और ट्रांजिएंट सिम्टम्स, यानी कि इसकी मुख्तलिफ बेटा सिम्टम्स हो सकती हैं, पर्सन टू पर्सन और टाइप टू टाइप वेरी करेंगी। और उसके बाद बेटा हमने बात की कि एपिलिप्सी में जो मेन चीज होती है वो क्या है, कि जो ब्रेन का ग्रे मैटर है ना, यानी कि ब्रेन का जो आउटर रीजन है, उसके अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनमें एक्सेसिव रैपिड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होती है, यानी कि वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। हाइपर एक्टिव अगर हो जाएंगे तो उनके ऊपर जो इनहिबिटरी इफेक्ट्स होते हैं, यानी कि उनके अंदर नर्व इम्पल्स की जनरेशन या कंडक्शन को रोकने वाले जो इफेक्ट्स हैं वो डिक्लाइन हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो हाइपर एक्टिव ही रहेंगे, उनके अंदर कंटिन्यूसली नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट होती रहेगी, तो जिसकी वजह से बेटा आगे एपिलिप्सी होगी। और कहते हैं जी कि आफ्टर 30 इयर्स ऑफ एज इट कैन बिकम अ ऑर्गेनिक डिजीज, यानी कि इसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसकी फंक्शनिंग या एक्टिविटी में डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। और अगर रीजंस की बात की जाए या रूट काजेस की बात की जाए तो कहते हैं इसके डिफरेंट रूट काजेस हैं, डिफरेंट साइकाटिक डिसऑर्डर्स, जैसा कि इमोशनल डिस्टर्बेंस हो गई, डिफरेंट ड्रग्स हो गई, वो इसका काज बन सकते हैं। और इसको डायग्नोज बेटा कैसे किया जाएगा, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी के जरिए, ठीक है, जिसके नतीजे में क्या हमारे पास आएगा, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम ग्राफ, जो क्या करेगा, हमें ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं उनकी एक्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि क्या वो नॉर्मली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और लास्ट पे बेटा हमने बात की ट्रीटमेंट की। तो अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो कहते हैं जी कि परमानेंट ट्रीटमेंट तो इसकी कोई नहीं है, लेकिन डिफरेंट जो एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स हैं, सीजर्स वगैरह को कंट्रोल करने वाली, उनको हम यूज कर सकते हैं। और अल्कोहलिक पर्सन को अगर बेटा एपिलिप्सी हो जाती है तो दे शुड अवॉइड अल्कोहल, बिकॉज इट कैन लीड टू मोस्ट हार्मफुल इफेक्ट्स।